Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. Let's start with today's session where we'll cover these articles. हम बात करेंगे आज इंडियाज लोकल गवर्नेंस की पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो. बहुत सी चीज़ें इसमें हम देखेंगे जो आपके पॉलिटी डोमेन से लिंक करती है. लोकल गवर्नेंस देखो एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट और यहाँ से काफ़ी सवाल भी बन सकते हैं. तो ये एक आर्टिकल जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द लोकल बॉडीज, व्हाट रोल दे प्ले इन स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस आर्टिकल. जब ये आर्टिकल आएगा आई शेयर इट विद यू. आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हम इसको देखेंगे, सेशन के स्टार्टिंग में ही प्लीज पॉइंट्स नोट करते चलना. मेट स्कीम के बारे में बात करेंगे पेपर 2 अगेन, बट ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से जुड़ी हुई स्कीम है, सो दैट वे इट विल वर्क. स्वास्थ्य इनिशिएटिव कैसा इनिशिएटिव है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके बात कर रहा है, तो यू कैन कनेक्टेड विद दैट एंगल ऑल्सो. और पेपर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसी से भी लिंक कर सकते हो. सोलोमन आइलैंड मैप प्रैक्टिस है, न्यूज में है, हम देखेंगे कहाँ पड़ता है. यू ऑल्सो लुक इनटू योर मैप, एटलस में देखना, और इसके आसपास की सारी चीजें हम कवर करेंगे. विल टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी स्कूल. आज के एडिटोरियल में ये आर्टिकल आया, बट इस आर्टिकल के अंदर, इस आर्टिकल में देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हैं. हम उसमें नहीं जाएंगे, इसके अंदर का जो क्रक्स है वो मैं आपको दूंगी, बट विल गो अपार्ट फ्रॉम दैट एंड आई विल गिव यू अदर पॉइंट्स एज वेल. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं इस आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल में पेपर में मेंशन है उससे सिर्फ लगा लो 4-5 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, 5-6 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, या कुछ ऐसी डिस्कशन है जो एग्जाम रेलिवेंट नहीं है, उसमें पॉइंट्स ऐसे हैं, तो वो विल नॉट टेक. क्रक्स मैं निकाल दूंगी आपके लिए, वो शेयर करूंगी, और उसके साथ फिर हम विल गो बियॉन्ड इट एंड विल टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन, ताकि अगर जब मेंस में क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सकें. ठीक है, सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. प्लीज डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. You can share it with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS. You can trust the quality content that is being shared with you. As Shriram's IAS is serving the nation since 1985. तो इतना लंबा सफ़र जब आप तय करते हो, वी आर ऑफलाइन, वी आर ऑनलाइन नाउ ऑल्सो, ये तभी होता है जब बच्चे विश्वास दिखाते हैं, जब देर इज आउटकम आता है, right? So you can refer these sessions in your preparation and you can share these sessions as well. Comment section आपके पास है, जो भी दिल से feedback आता है, आपको लगता है हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, do share it with me. Sorted है? शुरू करें. India needs a globally recognized public policy school. पहले इस आर्टिकल के बारे में बात कर दूं, मतलब फिर आई टॉक बियॉन्ड दिस आर्टिकल. ये कह रहा है कि इंडिया is the largest democracy in the world, हम सबको पता है, but despite that हमारे पास कोई एक ग्लोबली रिनोन्ड पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन नहीं है. वो ये बोल रहा है पब्लिक पॉलिसी, वर्ल्ड क्लास पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जैसे हार्वर्ड है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है यूके में. सो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे शेप नेशनल लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स. इंडिया के अंदर public policy training, it often happens abroad also. See, इंडिया के अंदर इस आर्टिकल में मेंशन है, बट ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बट हाँ आपको हर एक एंगल पता होना चाहिए. जब आप पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो so that they thrive in India, हमें ज़्यादा एम्फेसिस डिसेंट्रलाइजेशन पे डालना पड़ेगा. डिसेंट्रलाइजिंग द डिसीजन मेकिंग. You have to strengthen the parliament's role in shaping laws. You have to create a space for experts and analysts to contribute to the governance. Public policy schools जो हैं, जो experts हैं इंडिया के अंदर, they find it hard to make an impact. क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरीके से है कि उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता कि वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाए. इंडिया के पॉलिसी प्रोफेशनल्स दे लुक टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देन फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर अपॉर्चुनिटीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जितना समझ आ रहा है थोड़ा सा ले लो, चलो नहीं तो मैं
फिर आपको आगे हो, जैसे मैंने आपको बताया, बियॉन्ड दिस आर्टिकल भी चलेंगे. वी ऑल नो कि डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करती है? जिसके हाथ में पावर है कि नहीं? तो जब सरकारें मान लो स्टेबल नहीं हैं, बदलती हैं, तो those groups also that had a voice in the decisions, they lose that influence. Instability आती है फिर पॉलिसीज के अंदर, हाउ दे आर बीइंग शेप्ड, हाउ दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, राइट? इंडिया के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन है, अगर आपको वर्ल्ड क्लास पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन चाहिए इंडिया के अंदर, तो हमारी अप्रोच देखो यहाँ पर क्या होनी चाहिए. तो हमें क्या क्या चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए. पहला तो स्टूडेंट्स शुड लर्न कि कैसे इनफॉर्मल नेटवर्क्स, रीजनल पॉलिटिक्स, सोशल फैक्टर्स हो गए जैसे कास्ट है, सो ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं, हाउ दे शेप द डिसीजन मेकिंग. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर डायनेमिक्स, राइट? अंडरस्टैंड द पावर डायनेमिक्स, ये आर्टिकल में मेंशन है. दूसरा, go beyond traditional policy training, right? Curriculum should contribute, it should combine theory with the real world strategies. और ये pragmatism और idealism है, you need to make a balance between them. idealism और pragmatism के अंदर मतलब जो आप एस्पायर कर रहे हो, यू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज. सो बच्चे जो हैं, दे मस्ट ऑल्सो लर्न टू वर्क विद इन इंडियाज दिस सिस्टम ऑल्सो, राइट? सो ये कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस करी हुई हैं. पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स मस्ट अंडरस्टैंड द रियल लाइज एंड द स्ट्रगल्स ऑल्सो. सो इंडियन पब्लिक पॉलिसी स्कूल जो हैं, दे शुड सिंपली आप एक वेस्टर्न मॉडल को कॉपी नहीं करो. यू क्रिएट अ यूनिक institution that is tailored to Indian realities. Train the leaders who are not just policy expert, they are also compassionate, they are adaptable, they are capable of navigating through this changing power dynamics, right? So they are saying that there's a need for space. वो कह रहे हैं कि जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इट इज टू मच इन्फ्लुएंस टू दोज इन पावर. Are you getting my point? So they are saying that a public policy school in India, they should teach that students have that legitimacy, that influence that should come from the quality of their ideas. Not just क्योंकि अच्छा आप किसी से बहुत, you are connected to someone who is more powerful. No, वहां से नहीं. You focus on public impact, not that proximity to power, right? मैं इसके बारे में इस आर्टिकल से बियॉन्ड चलते हैं. हम थोड़ा सा बियॉन्ड चलते हैं, एज इन ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन, ये आपकी हेडिंग बनती है. पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन, इसको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी नीड टू इम्प्रूव पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन. अभी करंटली इंडिया के अंदर पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है उससे ऑफर करी जाती है. और ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये हेविली रिलाई करते हैं ऑन दी वेस्टर्न फ्रेमवर्क. ठीक है, वो कहते हैं कि दे लैक फोकस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डायनेमिक्स ऑफ इंडिया. ये कहते हैं कि जो करंट एडुकेशन है ना, वो फोकस नहीं कर रही है ऑन, यू कैन से, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज पे, जो कि आर्टिकल भी बोल रहा है.
रियल वर्ल्ड पे फोकस नहीं कर रही है। जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है और जो एडुकेशन है वो आइसोलेटेड है। सो बच्चे की जो एबिलिटी है टू अप्लाई दोज लर्न कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली टू द इंडियन पॉलिसी चैलेंजेस, वो नई कनेक्टिविटी बनती। अगर पब्लिक पॉलिसी एडुकेशन इंप्रूव होती है तो इससे क्या फायदा होगा इंडिया को? You will get more informed and engaged citizens. There will be a broader understanding of the policy challenges. है कि नहीं? जो entrepreneurs हैं with that policy knowledge, they can better navigate through the regulating landscapes. You will create a robust pipeline for future leaders. Right? So what can be done? जो दिक्कत है कि you integrate this education with the real world, with the curriculum, with the real world scenario. Right? So you improve their policy related decision making skills. You include public policy courses in the entrepreneurship programs, hybrid models, hand on experience. और ना वो कहते हैं कि देखो कोलैबोरेट करो, collaboration between academicians, bureaucrats, civil society leaders and policy makers, ताकि you enhance your networking and you enhance the practical understanding as well. ठीक है? So that was the whole article. I have gone beyond this article, so that was the whole scenario regarding public policy education. 4-5 पॉइंट्स पता हो, more than enough है. अभी इसमें और भी जब आर्टिकल्स आएंगे we'll definitely take it up. Time to strengthen and reimagine India's local bodies. RBI की एक रिपोर्ट आई on municipal corporation finances. वो कहते हैं कि cities करती हैं contribute to the economy, to 60% of GDP contribution है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं, देखो ऑल्दो सिंपल बात करते हैं, मेजर इशू क्या है, क्रक्स पकड़ते हैं. मेजर इशू है अर्बनाइजेशन का. ठीक है? जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ऑल्दो सिटीज कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी 60% ऑफ द जीडीपी एंड बट दे आर एक्सपेक्टेड टू हाउस हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन बाय 2050. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस सिर्फ दे कलेक्ट ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी इन रिवेन्यू. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस दे डोंट हैव एनफ कंट्रोल ओवर देयर फंक्शंस, ओवर देयर फाइनेंसेस, ओवर देयर स्टाफ. ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो फुल डेवोल्यूशन नहीं है. अगर वो फुल डेवोल्यूशन नहीं है तो वहां लोकल गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस जो है वो लिमिटेड हो जाती है. To improve this, it is very important you strengthen the financial power. दो चीजें होती हैं आपको इस आर्टिकल में हमेशा जब लोकल बॉडीज वाला आए. एक तो फाइनेंशियल पावर, क्योंकि मेजर उनको ग्रांट्स के थ्रू मिलता है. मतलब ग्रांट्स के थ्रू जो मिलता है वो भी इतना नहीं मिलता है. ग्रांट्स के थ्रू अगर मिल भी रहा है तो उसके बाद जो लोकल रिसोर्सेज से जो फंड जनरेट होता है, टैक्सेस से होता है, वो कहाँ जाता है? तो एक फाइनेंशियल पावर और एक ऑटोनॉमी, ये दोनों देना बहुत जरूरी है. अगर मैं करंटली आपको बताऊं लोकल गवर्नेंस क्या है? नेशनल लेवल पे सेंटर, स्टेट और फिर लोकल गवर्नेंस, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स. पढ़ा होगा जीएस पेपर 2 पॉलिटी, लक्ष्मीकांत. Which article deals ensures that the powers are given to the local bodies? Do let me know. Is it Article 243?
थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कौन सा स्केड्यूल है जो डील करता है। लोकल गवर्नेंस क्या स्टेट सब्जेक्ट है? यस, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिया में लोकल गवर्नेंस इज कैरिड आउट थ्रू पंचायत, थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज, प्लानिंग में। और गांधी जी क्या कहते हैं? फोकस ऑन द विलेज कम्युनिटीज। वहीं से ही शुरुआत होती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, नहीं? सो ये भजन कीर्तन नहीं चल रहा है, कोई संध्या नहीं चल रही है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट्स लिखो, मेक योर ओन शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, साथ साथ ही बनते जाएंगे, लिखते चलो, डू स्क्रिबलिंग, ठीक है? Local bodies, they are very essential for planning, for development, for administration at the grassroots levels. कहाँ से पैसा मिलता है पंचायत को? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ग्रांट्स के थ्रू देती है कि वो अपनी सर्विसेज रन कर पाए। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हम कितनी करते हैं? पंचायत रिसीव फंड फ्रॉम the programs that central government sponsors. State government कुछ funding देती है to the local bodies through state finance commissions for they allocate money for certain specific projects in पंचायत। देखो, local bodies ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग में। मैंने आपको बताया they play a vital role in the development across the country. They focus on improving the infrastructure, public services, social welfare, economy. They contribute a lot. Right? लेकिन they are facing challenges. What are the challenges that they are facing? लिखो, हेडिंग डालो, चैलेंजेस 1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। चैलेंज तो पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ही है। देयर इज एन एडवोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। they are heavily dependent on the money from the central government and for the state government. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होती है, फंक्शनल चैलेंजेस आते हैं फिर। दिस इंटरफेरेंस विद द लोकल डिसीजन मेकिंग, यहां दिक्कत आती है। अंडर स्टाफ ऑफिसेस है, फंक्शनैलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स की डेफिशिएंसी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है टू यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर लोकल गवर्नेंस। सिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ये हम सबको पता है। दे आर ग्रोइंग रैपिडली। लोकल बॉडीज आर फाइंडिंग इट हार्ड टू कीप अप विद दैट, विद द डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक हाउसिंग है, वाटर है, सैनिटाइजेशन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस भी एक चैलेंज है। वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी मेजर चैलेंजेस है। तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। तो देखो, एक ना मल्टीपल एजेंसीज आ जाती हैं। जब मल्टीपल एजेंसीज आ जाती है ना, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट कॉजेज इनएफिशिएंसी। सो ये सारी दिक्कतें हैं। एंड व्हाट कैन बी डन, जो ये सॉल्यूशंस हैं उनको पकड़ो। फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करो, हैव क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अबाउट द लोकल गवर्नेंस फास्टर। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, वाटर सप्लाई है, टैक्स कलेक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, दे शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू वन डिजिटल सिस्टम, ताकि आप रियल टाइम यू कैन ट्रैक द सर्विसेज इन रियल टाइम। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होनी चाहिए, सिटी शुड अडॉप्ट वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम्स, local bodies should have real time air quality data. So this way you can empower the local bodies also, give them more financial freedom, create professional workforce,
use modern technology, involve citizens. Are you getting my point? So these all are the things that you can consider. ठीक है जी, चलिए. अच्छा, पॉलिटी में किसी को कोई डाउट हो रहा हो, देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन इफ यू वांट. सो डू लुक इट आउट वंस. ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग अप विद अ न्यू स्कीम, मेट स्कीम. अगर यंग पीपल इंडिया के हैं जो कंट्री से बाहर कुछ समय के लिए काम करना चाहते हैं, टैलेंटेड है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर आई है ये स्कीम. तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की साथ की स्कीम है. फुल फॉर्म क्या है? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम. जो इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक मौका दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के लिए काम कर सकते हैं आप. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दे एंटर्ड इनटू एन इनटू माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट, MMPA. ये दोनों देशों के बीच का फ्रेमवर्क है जो कहता है कि 2 वे माइग्रेशन होनी चाहिए. तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे यहाँ भी जा सकते हैं. और साथ ही साथ जो इलीगल और इरेगुलर माइग्रेशन है उस पर भी एड्रेस करते हैं. और ये जो अरेंजमेंट है मेट्स वाला, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स, वो इसी के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है, MMPA के अंदर. ये जो स्कीम है इट इज ओपन फॉर द प्रोफेशनल्स इस साल के दिसंबर से. जिनकी एज 30 या 30 से कम है, दे आर ओपन एलिजिबिलिटी. जिन्होंने पहले प्रीवियसली पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ इस स्कीम में, दे आर एलिजिबल. जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो प्रोफिशिएंट हैं, आइल्स के अंदर इतना स्कोर आना चाहिए एटलीस्ट. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उनके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए. दे हैव ग्रेजुएटेड विद इन 2 years फ्रॉम अ एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. उनके पास मतलब एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ICT, AI, फिनटेक, एग्रीटेक. और जो ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एज पर द NRIF रैंकिंग, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, दे कैन काम कर सकते हैं, मतलब दे कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 years. ये पायलट प्रोग्राम की तरह है अभी तो. 3,000 places for primary applicants per program per year. It will commence as a pilot program. अभी initially for मतलब with this 3,000 places primary applicants के लिए शुरू में. क्या आप अपने डिपेंडेंट स्पाउसेस और बच्चे लेके आ सकते हो? लेकर आ सकते हो. दे जो डिपेंडेंट है विल हैव द वर्क राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया, राइट. वीजा होल्डर्स विल हैव 12 months टू मेक देयर फर्स्ट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं फॉर 24 months. जब आपकी उनकी पहली एंट्री हुई उसके 24 months तक, 2 साल तक रह सकते हो. वीजा विल अलाउ मल्टीपल एंट्रीज टू ऑस्ट्रेलिया. यहाँ से छोटे छोटे प्रीलिम्स के पॉइंट्स बन सकते हैं. हाल ही डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, उन्होंने एक ओवरव्यू दिया ऑफ स्वास्तिक इनिशिएटिव. कहां पर? एट दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज CDTK 2024. स्वास्तिक एक नेशनल इनिशिएटिव है विच इज कोऑर्डिनेटेड बाय CSIR and this National Institute as I have mentioned. कंप्लीट नाम नहीं लूंगी, I'll just refer National Institute, आप समझ जाना. हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम बोलते हैं ना काढ़ा ले लो, हल्दी डालो, गिलोय डालो, काली मिर्च डालो, तुलसी, अदरक. लेकिन अगर हम इसको, ये जो साइंटिफिकली प्रूवन अगर ये हो जाए तो कितनी आगे हम बढ़ सकते हैं. बस ये यही कह रहे हैं. समझ रहे हो बात को? So, aim is to preserve and perpetuate the practice of appropriate tradition, instill scientific temperament of verifying it. Are you getting my point? So, बहुत सी research organizations, universities, experts, NGOs, they can work together with Swastik to share the information about India's traditional practices. स्वास्तिक के 3 गोल हैं, सिंपल अगर मैं बताऊं. पहला तो preserve your tradition, ensure that this traditional knowledge that is very valuable, it is saved, it is passed on to the future generations. दूसरा, verify scientifically.
prove that they are effective. Third, build trust also. Help people trust this knowledge. Collaboration karo, knowledge sharing ho, right? This is how it works. So Swastik has released 2 publications that provides you with that authentic stories, with those inspiring stories about the traditional knowledge, right? Stories in these 17 Indian languages. अच्छा, CSIR की बात करूँ तो CSIR एक लीडिंग पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या काम करती है? It focuses on creating advanced knowledge in science and engineering, using that knowledge to solve real world problems. Publicly funded registered society है, Societies Registration Act 1860 के अंदर. It has a large network across India. 37 national laboratories हैं और 39 outreach centers है, 1 innovation complex है, 3 units हैं with the pan India presence है इसकी. Prime Minister of India President होते हैं ex officio. Union Minister of Science and Technology Vice President होते हैं ex officio. मतलब अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप इसके प्रेसिडेंट भी होंगे ऐसा. गवर्निंग बॉडी के अंदर डायरेक्टर जनरल जो है इज द हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी. द अदर एक्स ऑफिशियल मेंबर इज द फाइनेंस सेक्रेटरी. मेंबर्स का टर्म 3 साल का होता है. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है. टीम ऑफ रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर करी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी. कहां पर? सोलोमन आइलैंड के अंदर. मेराइन इकोसिस्टम के लिए कोरल कॉलोनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोरल्स के बारे में आज आप अपने एनवायरनमेंट के सेक्शन से पढ़ेंगे. सोलोमन आइलैंड हैज अ रिच मेराइन बायोडाइवर्सिटी. यहां पड़ता है. ठीक है. सो द सोलोमन आइलैंड आर 2 पैरेलल चेन्स ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड. मैप जब तक नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी. प्लीज लुक इनटू द मैप. ठीक है. सो इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन. इसमें इट जैसे बोल रहे हैं 2 चेन्स हैं ऑफ आइलैंड्स है तो 6 बिग आइलैंड्स हैं एंड 900 स्मॉलर वंस हैं. 147 आइलैंड्स पे मतलब पीपल आर लिविंग ऑन देम. पपुआ न्यू गिनी आप देख सकते हो उसके पास पड़ता है. मैप में देखना. ठीक है. मेनली माउंटेनियस है, फॉरेस्ट कवर्ड है और 1978 में इस आइलैंड को इंडिपेंडेंस मिली. इसकी कैपिटल है होनियारा और मतलब मेलेनेशियन, पॉलिनेशियन, माइक्रोनेशियन ये सब एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हियर और बाकी 120 वर्नाक्युलर्स भी हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पर विद इन द कॉमनवेल्थ. यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट है, सिस्टम है गवर्नमेंट. ये थोड़ा सा उनका किस तरीके की गवर्नमेंट है वो बता रखी है. यूनिकैमरल पार्लियामेंट मतलब 1 हाउस. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पीपल वोट टू इलेक्ट द लीडर्स. ब्रिटिश मोनार्क इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट. तो हालांकि रोल सिंबॉलिक है बट स्टिल. सो द गवर्नर जनरल चूजन बाय द पार्लियामेंट फॉर 5 years represents the monarch in the country. Right? So this was the whole session for today. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. Any doubt you can ask me in the comment section. For more such information, do subscribe to Shriram's IAS. Thank you everyone for giving your valuable time. All the best.